अब कोलाइड के गुणों के बारे में चर्चा करें। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहा जाता है, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। बच्चों, अब हम मिश्रण के घटकों का किस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी विभिन्न विधियां इस प्रकार हैं। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, पृथक्करण कीप द्वारा यानी कि सेपरेटिंग फनल द्वारा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा जिसे सब्लिमेशन कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी द्वारा, आसवन विधि द्वारा और क्रिस्टलीकरण द्वारा। बच्चों, अब सबसे पहले हम वाष्पीकरण की क्रिया के बारे में जानेंगे। वाष्पीकरण को हम एक क्रिया द्वारा समझेंगे। आइए इसे करके देखते हैं। बीकर में आधे के करीब जल लें। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें। कुछ बूंद स्याही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। हम स्याही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखें। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। बच्चों, आपके विचार में वॉच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ? क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? आप क्या प्रतिपादित करेंगे? क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? तो बच्चों, हम पाते हैं स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। बच्चों, अब हम अपकेंद्रीकरण के बारे में जानेंगे। द्रव में मौजूद छोटे छोटे ठोस कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे कि मथनी की सहायता से या मिक्सी की सहायता से दूध से मक्खन को निकालना। बच्चों, अब हम पृथक्करण कीप द्वारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करेंगे। बच्चों, हम कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कुछ देर तक इसे शांत छोड़ दें ताकि जल और तेल की पृथक पृथक परतें तैयार हो जाएं। पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को खोलें और सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल दें। जैसे ही तेल नीचे आए या पहुँचे, स्टॉप कॉर्क को तुरंत बंद कर दें। इस तरह हम तेल और जल यानी कि पानी के अघुलनशील मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। बच्चों, आप जानते हैं कि सर्दी खत्म होने पर हम अपने गर्म कपड़ों और कंबल आदि को संभाल कर रखते हैं।
कपड़े संभाल के रखते समय उनमें नेफ्थलीन बॉल्स को डाला जाता है, जिन्हें आपने छोटी छोटी सफ़ेद रंग की गोलियों के रूप में देखा होगा। और आपने पिछली सर्दियों में भी इन बॉल्स को कपड़ों के साथ डाला होगा, और जब सर्दी के कपड़े आप अगली सर्दियों में निकालोगे तो आप देखोगे कि गोलियों का आकार बदल गया है, अर्थात गोलियां छोटी हो गई हैं। तो फिर उनका यह ठोस पदार्थ गया कहाँ? अब आप देखोगे कि कपड़े जो हैं उनमें से नेफ्थलीन बॉल की गंध आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो ठोस पदार्थ है वह वाष्प होकर आपके कपड़ों में समा गया। वह ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। इसको उदरपातन की विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग उदरपातित हो सकने वाले अवयव में से उदरपातित न होने योग्य अशुद्धियों को पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को इसी प्रकार पृथक किया जाता है। एक चीनी मिट्टी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण लेंगे, उस पर एक उल्टी कीप रखेंगे और कीप का दूसरा सिरा रुई से बंद कर देंगे। बर्नर पर मिश्रण को गर्म करेंगे। कुछ देर पश्चात आप देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड वाष्पीकृत होने लगा है। अमोनियम क्लोराइड वाष्पीकृत हो जाएगा और सीधा गैस रूप में आ जाएगा। यह गैस रूपीय अमोनियम क्लोराइड जब कीप की सतह पर आएगा तो वहाँ पर यह फिर से ठोस रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कीप के सिरे पर और कीप के बीच में अमोनियम क्लोराइड जमा हो गया है और साधारण नमक चीनी मिट्टी की प्याली में रह गया है। बच्चों, अब हम क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानेंगे। छानक पत्र की पतली परत लें। इनके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें। जार, बीकर या परख नली में जल लें। उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर हो। अब उसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पात्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानीपूर्वक देखें। जैसे ही जल छानक पात्र पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, यह स्याही के कणों को भी अपने साथ ले जाता है। स्याही 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर की ओर उठता है और इस प्रकार हम स्याही में से रंगों का पृथक्करण कर सकते हैं। बच्चों, अब हम आसवन विधि के बारे में जानेंगे। यह मिश्रण के घटकों को पृथक्करण करने की अगली विधि है। बच्चों, हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानीपूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। बच्चों, इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग उन मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है।